सर वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं सर वो डिके कर जाता वो है खुद हमारे ब खुद पास, ठीक फिर है। हाँ। डिके करती हैं सर डिसइंटीग्रेट। हाँ जी। क्योंकि ये रेडिएक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको उस तरीके से डिस्कस तो नहीं करेंगे। बट हम उसका जो एनालॉजी है वो यूज करेंगे यहाँ पे, कि हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट कॉन्स्टेंट्स। रेट कॉन्स्टेंट्स लेट्स रिवाइज क्या होते थे हमारे पास। रेट लॉ की हमारे पास इक्वेशन थी। रेट लॉ की इक्वेशन हमें क्या बताती थी? व्हाट वाज द रेट लॉ इक्वेशन? के रेट इज इक्वल्स टू के टू द मोलर concentration of the reactants raised to the power टू द एक्सपोनेंट हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता था? ऑर्डर होता था। ये हमारे पास क्या होता था? रेट यस कांस्टेंट होता था। एंड इस पूरी इक्वेशन को हम क्या नाम देते थे? रेट लॉग। रेट लॉ। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर जीरो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर हमने उसको डिटेल में भी बात कर ली थी, कि जो ऑर्डर होता है दैट दैट डिसाइड्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, टोटली डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर के ऊपर। और इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। वी कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ दैट थ्योरेटिकली। हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। बैलेंस केमिकल स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमें उस चीज के बारे में नहीं देती हैं। अब हम लोगों ने कुछ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और कॉन्सेप्ट असाइनमेंट्स के थ्रू उन चीजों को देख लिया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करना। हाफ लाइफ मेथड के अंदर उन्होंने हमें इक्वेशंस दिखाई हुई हैं। अब इन इक्वेशंस की थोड़ी सी डेरिवेशंस हैं विच इज इम्पोर्टेंट दैट यू कुड, हम लोग उसको कर लेते हैं। कि सबसे पहले द इक्वेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज ए नॉट, दिस इज ए प्लस के टी। अब जो इन्होंने ये इक्वेशंस दी हुई है ना, बेसिकली वो ड्राइव इन्होंने यहीं से की है। सो इफ यू कुड जस्ट फॉलो अप ऑन द प्रोसीजर कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है, दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। ये हमारे पास क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को? हसान। ये सर क्या कह रहे हैं? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को? रेट इक्वेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है? दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों पे डिपेंड करती है। यू श्योर? यस सर। अभी अभी हमने इक्वेशन भी किया है, तो क्या ये इसमें रिएक्टेंट को शो कर रहा था या प्रोडक्ट को शो कर रहा था? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर की मैं कंफ्यूज हूँ प्रोडक्ट फिर पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे कोई रिएक्टेंट्स होंगे तो प्रोडक्ट बनेगी ना। तो ये तो कॉमन सेंस भी बताती है कि हमारी रेट इक्वेशंस किस पे डिपेंड कर रही होगी? रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट पे डिपेंड कर कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। रिएक्टेंट है ही नहीं तो हम प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएंगे? तो सही। यहाँ पे ए नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन एट हाँ। टाइम टी, या टी इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है। या टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। के हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट, हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया। टी इज इक्वल्स टू टाइम, जिसके ऊपर हमने उसको डिस्कस करना है। सिंस हाफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? टी वन बाई टू। ठीक है। अगर हम जीरो ऑर्डर इक्वेशन के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर इक्वेशन होती है, हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है। अब अगर ये मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी, एट हाफ लाइफ हमारे पास कितना रह जाएगा? ए किसके इक्वल हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल एट यस हाफ सर। लाइफ, व्हेन टी इज इक्वल्स टू वन बाय टू। तो ए, अब ये वाली इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है, उसमें ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए बाय टू प्लस के टी। अब इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए नॉट माइनस बाय टू इज इक्वल्स टू के टी। इसको एलसीएम के थ्रू करो तो ये क्या बन जाएगा?
2a0 माइनस a0 ओवर 2 इज इक्वल्स टू kt1/2। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a0/2 इंटू के टी। यहाँ से हमें टी को सेपरेट आउट करना है, तो टी किसके बराबर आ जाएगा, a0/2 इंटू के टी। ठीक है, दैट वाज फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। जीरो ऑर्डर कब होती है, जीरो ऑर्डर का मतलब भी क्या था हसान, जीरो ऑर्डर क्या इंडिकेट करता था हमारे पास, अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर है, एक्स की वैल्यू जीरो है, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट। फिर जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, चेंज होती है सर। ना आपने लगता है वीकेंड पे कुछ भी नहीं पढ़ा। जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि या तो वो फर्स्ट मतलब दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, या किसी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है, डबल द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट जो है वो एक्ट कर रहा है। थर्ड ऑर्डर हमें क्या बताता था कि जो एक्सपोनेंट की पावर्स हैं वो ऐड अप होके हमारे पास क्या होंगी, वो बस बस हम फर्स्ट ठीक। एंड सेकंड, जीरो एंड फर्स्ट पे डिस्कस करते थे कि सिर्फ फर्स्ट रिएक्टेंट और नो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, बाकी दो और थ्री पे तो हम यही कहते थे कि उनकी पावर जो है वो आपस में क्या होती है, ऐड अप होके आ सकती हैं, विच मीन्स के या तो इसी की पावर टू होगी और सेकंड वाले की जीरो ऑर्डर होगी हमारे पास, या दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, और वो ऐड अप होगा तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर में भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था, बट लेट्स नॉट गो देयर, यू हैव द लेक्चर्स, यू कैन रिव्यू इट फ्रॉम देयर। अब आते हैं हम थर्ड इक्व फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो आएगा वो डिपेंड करता है नेचुरल लॉग के ऊपर। ये वही इक्वेशन मैंने लिखी है दोबारा से, बट विद द नेचुरल लॉग हमारे पास। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, हाफ लाइफ के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय टू हो जाएगा, प्लस के टी 1/2। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर। बॉयज यस। डू वी अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है, अब हमें पता है लॉग्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े हुए हैं कि जब डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है वो ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो दिस वुड बी रिटन एज log a0 माइनस log 2 प्लस के टी। अगेन इसको हम जो है वो रीअरेंज करेंगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास दोनों माइनस होके। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या रह जी जाएगा, सर। log 2 ओवर के इज इक्वल टू टी। log 2 की वैल्यू होती है 0.6 समथिंग करके ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाई हुई थी, मुझे वैल्यू भूल गया, 0.693 ओवर के। ये फर्स्ट ऑर्डर की निकल आई जो उसने क्वेश्चन हमें ऊपर बना के दी भी हुई है, ये वाली। ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर की आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर की आ गई। ठीक है, अब आई वांट यू गाइस टू, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। सेकेंड ऑर्डर पे भी मेन इक्वेशन यही रहेगी, तो इस सेकेंड ऑर्डर पे इक्वेशन चेंज होती है।
वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाती है। प्लस के टी। ठीक है। अब आप लोग जो हो, गेट मी द आंसर के T1/2 शुड बी इक्वल्स टू 1/k into A0 k. Solve this equation and get me this answer. Hurry up. अच्छा। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ के ऊपर ये फैक्टर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/A0। में दोबारा रिपीट कर दूं इनिशियल कंसंट्रेशन Yes, sir. प्लस के टी, ये तो जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/A0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के Dividing टी। both sides. और 1/A0 इंटू के कॉन्स्टेंट टी, तो उन्होंने T/2, सॉरी, T1/2, तो हम लोग T1/2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय के करेंगे तो फिर ये आएगा। बोथ साइड्स के कर दें या उसको इस साइड पे ले आएं, तो एक ही बात है, डेरिवेशन तो सेम ही है ना हमारे पास। तो ये उसने थर्ड इक्वेशन हमें बना के दी है। ठीक है। अब उससे यहाँ पे हाफ लाइफ के ऊपर वैल्यू भी कैलकुलेट करके दी हुई, के कांस्टेंट की वैल्यू निकाले। तो उसने कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लिया हुआ है यहाँ पे, तो हाफ लाइफ हमारे पास उसने किसकी इक्वल पुट की हुई है, 30 सेकेंड्स के, उसकी जगह पे आ गया 0.69 के हमें फाइंड आउट करना था। रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू 0.0231 पर सेकेंड आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसका मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन सारा दिया हुआ था। यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बात की थी कि ये वो बेसिकली होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो ही डिटरमिन कर रहा होता है पूरे रेट मैकेनिज्म को। बाकी जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो फास्टर हो रहे होते हैं, और सिर्फ एक स्टेप होता है विच इज द स्लोएस्ट, कि अगर 10 सेकेंड्स में कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उसमें कोई एक रिएक्शन होगा विच इज टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 seconds। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, अगर वो सिंगल स्टेप में हो रहा है तो फिर वो एक ही स्टेप होगा जो स्लो स्टेप होगा हमारे पास। अगर सेवरल स्टेप्स के थ्रू वो चीज हो रही है, तो हमारे पास वो होता है मैकेनिज्म फॉर केमिकल रिएक्शन में हमारे पास उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी इस चीज के ऊपर। द स्लोएस्ट स्टेप in the reaction mechanism which determines the overall rate of the reaction is called the rate determining step। और ऊपर वो भी लिखा हुआ है, the path that the reactants take to form the product in a chemical reaction is called the mechanism। अब वो जो है, it could occur in one step or in several step, but वो स्टेप जो स्लोएस्ट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके अंदर उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल हम NO2 की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। NO2 combines with carbon monoxide to give NO and carbon dioxide। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, R इज इक्वल टू के इंटू वो सेकेंड ऑर्डर हमारे पास ये रिएक्शन है। अब वो कहता है इसमें देखते हैं कि विच स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है। द रिएक्शन इज a second order with respect to NO2, cause अगर सेकेंड ऑर्डर है, और इसका मतलब ये, इसका ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, विच मीन्स कि दिस इज द, अब उसने रेट इक्वेशन में सिर्फ NO2 को लिखा हुआ है, विच मीन्स दिस इज द ओनली रिएक्टेंट जिसके ऊपर हमारा रिएक्शन का जो है वो डिटरमिन डिपेंड कर रहा है हमारे पास। ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO, यानी CO का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जीरो। The two molecules of NO2 are involved in the rate determining step। और वो स्प्लिट अप किस तरीके से हो रहा है, must proceed in more than one step। पहले NO2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है विच मीन्स टू, उसकी मोल्स जो हैं वो आ रहे होंगे उसके अंदर। सो NO2 plus NO2 gives NO3 and NO। NO3 then combines with CO to give NO2 and CO2। तो इसमें rate determining step कौन सा होगा, step number 1 which is taking long। The first step is the rate determining step। Species NO3 that does not appear in the overall reaction is called the reaction intermediate। This example also proves that the balanced chemical equation must not give any information about the reaction mechanism। आगे उसने एक और एग्जांपल की हुई है
थ्री जो है हाइड्रोक्लोराइड आइन जो है इन एन एक्वस सोल्यूशन, वो अब हमें ये वाला थ्री कंसिडर नहीं करना, बल्कि हमें जो एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन देगी तो वो अगेन क्या है, सेकंड ऑर्डर है हमारे पास यहाँ पे, विच मीन्स दो हाइपोक्लोराइड आइंस जो है वो इन्वॉल्व होंगे. इट वुड गिव ClO2 एंड Cl नेगेटिव. दिस ClO2 एंड ClO नेगेटिव would give us this reaction. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है. अब इसमें इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा होगा? विच स्टेप डू यू थिंक तो वुड वन ही बी द, होगा. जो स्टेप वन जो है, क्योंकि वो इक्वेशन में अपेयर नहीं हो रहा, तो इट मींस वही हमारे पास क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो नीचे उसने सोल्यूशन में देख दिया भी हुआ है कि हाँ सर, सोल्यूशन ये रहा. द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट two ClO negative ions which does not appear in the equation must participate in the rate determining step. तो जो, अगर हमें कोई ऐसा MCQ आ भी जाए जो कि हमें लास्ट फाइनल इक्वेशन के अंदर वो स्टेप अगर नहीं शो हो रहा, इट मींस दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि रेट ऑफ द इक्वेशन इज दिस में, यानी ये सेकंड ऑर्डर बनेगा, ये थर्ड ऑर्डर बनेगा हसन? वुड इट बी अ सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर? सर फर्स्ट होगा. हसन अहमद, तो वो तो गिवन होगा सर, हमें इक्वेशंस तो नहीं पता लगता. रेट इक्वेशन दी हुई है ना उसने, तो डू यू थिंक इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर? नहीं ऑर्डर सर, हम मुझे नहीं कैसे पता. फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड करके. और सिंस यहाँ पे जीरो किसी के ऊपर भी नहीं लगा हुआ, विच मीन्स दोनों की पावर क्या होगी, वन होगी, एंड वन प्लस वन हमें क्या ऑर्डर वन देगा, सेकेंड ऑर्डर. सेकंड. दिस मीन्स दिस आर सेकेंड ऑर्डर जो है काइनेटिक्स है हमारे पास. अब उसने कहा है यस. the following that one molecule of NO2 and one mole of ox participant in redetermining step. चूंकि ये सिंगल स्टेप में ही हो रहा है हमारे पास पूरा, ठीक है. Does the law include the consideration of each of the reactant raised to the power that equals the coefficient of the reaction in equation for the rate? तो यही rate determining step होगा हमारे पास, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है हमारे पास. अच्छा जी. अब इसमें से rate determining step कौन सा होगा? अच्छा, उसने उसके आगे लिख भी दिया हुआ कि दिस इज फास्ट स्टेप. पता नहीं बस ये मिस्टेक किया है, ये क्या किया है. एनी हम इसके ऊपर आते हैं. अच्छा, उसने नीचे और भी दिए हुए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, हम इन दो कंसेप्ट असेसमेंट और इसके ऊपर आते हैं. हम पहले ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कर लेते हैं. गिव्स फ्री एनर्जी एंड फिजिबल, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन है हमारे पास, कि if Gibbs free energy is negative or equals to zero, then the reaction is feasible. If Gibbs is positive, then the reaction is not feasible. बस हमें ये याद रखना है कि अगर उसने क्वेश्चन में हमें कुछ बताया हुआ है, तो उससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है हमारे पास के नहीं है. अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर फिजिबल अगर, का होता है सर? फिजिबल तब होता है जब वो हमारे पास जो है या तो नेगेटिव हो, या फिर वो इक्वल्स टू जीरो हो हमारे पास, तो रिएक्शन फिजिबल है. अगर गिव्स फ्री एनर्जी जो पॉजिटिव है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास. तो वो MCQ हमसे पूछ सकता है. ठीक. जो रिएक्शन उसके अंदर है हमारे पास, वो उसने जो है डिस्कस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, बस एग्जांपल के थ्रू ही उसने डिस्कस किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर. तो ये पोर्शन, ओके. सो एग्जांपल में उसने हमें क्या डिस्कस किया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ NO2 एंड FO, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन जो है, दे आर रिएक्टिंग और दे आर गिविंग अस NO2F. और रेट इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये है, विच मीन्स सेकेंड ऑर्डर हमारे पास इक्वेशन है.
Determine the elementary steps in a potential energy diagram shows two peaks, एक रेड और एक ब्लैक आ रहा है. रिएक्शन मस्ट इन्वॉल्व टू एलिमेंट्री स्टेप हमारे पास. डिटरमाइन द रेट सेटिंग स्टेप विच मीन्स जो स्लोएस्ट स्टेप होगा बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 1 इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 2 हमारे पास. और therefore step 1 is the slowest step. और step 1 हमारे पास इसमें कौन सा था बन रहा? जवाब नहीं आया. अच्छा, anyhow, let's see. Use the rate law to determine the number of molecules Yes, sir. involved in the rate determining step. तो हमारे पास दोनों ही आ रहे हैं, NO2 and F2. दोनों के 1 मोल जो हैं they are involved in the propose the two main steps for the in the overall reaction. 2 NO2 stoichiometric calculation में 2 NO2 हमारे पास आ रहे हैं and 1 F2 molecules react to form NOF2. However, in the rate determining step only one NO2 molecule and one F2 molecule needs to react to form NO2F and the reaction intermediate. In the second initial step, the reaction intermediate must react with another NO2 to give NO2F. A species that is produced in one step and the chemical consumed in another step is called the reaction intermediate. उसने दोबारा रिपीट कर दिया. So पहले हमारे पास क्योंकि रिएक्शन इक्वेशन हमें क्या बता रही थी, रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ रहा था, 2 NO2 प्लस F2 गिव्स हमें क्या दे रहे थे, 2 NO2F दे रहे थे. विच मीन्स के ये वाला स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्लो स्टेप होगा. एंड दिस कंबाइंस विद दिस टू गिव ये. तो अब हमारे पास ये दो ये